नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के हमारे 13 चैप्टर के बारे में। एक पार्ट हम इसका पहले कर चुके हैं, गांधी जी और उनके जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके ऊपर बेस्ड ये हमारा चैप्टर है। पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से गांधी जी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। उन्होंने यहाँ पर हालात देखे कि भाई जो अंग्रेज हैं वो किस तरह लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो पूरे भारत को अपने कब्जे में लेकर बैठे हैं, कि जो गरीब हैं, जो किसान हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको जो है किसी भी तरह के अधिकार वो लोग नहीं दे रहे हैं। तो धीरे धीरे गांधी जी ने उनके खिलाफ क्या है आंदोलनों की शुरुआत की। 1919 की हमने बात की कि जब रोल्ट एक्ट आया तो किस तरह से जो गांधी जी के समर्थन में पूरे जो है भारत ने उनका जो है विरोध किया था रोल्ट एक्ट का। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, वो है असहयोग आंदोलन। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। देखिए, गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन के से काफ़ी प्रभावित थे। खिलाफत आंदोलन में जो है मुस्लिमों का साथ दिया उन्होंने। तो वो क्या चाह रहे थे कि भाई अब यहाँ पर भारत में हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक हो जाएंगे और दोनों मिलकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो औपनिवेशिक शासन है, जो ब्रिटेन का शासन है, उसको वो मिलकर समाप्त कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। मतलब अभूतपूर्व का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पर अब चल रहा था, जिस तरह से जो है ये कार्यवाहियाँ की, गांधी जी ने आंदोलन किया, लोगों को जो है बहुत ज़्यादा उनको समर्थन मिला। तो ऐसा जो है भारत में कभी नहीं हुआ था, अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी भी ऐसा ना हुआ हो। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था। वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। अब देखिए, सबने कहा कि हम किसी भी तरह से जो है ब्रिटेन सरकार है उसका सहयोग नहीं करेंगे, ना हम उनके द्वारा बनाए गए स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, ना हम उनकी अदालतों में वकालत करेंगे, ना ही हम लोग जो है उनके द्वारा स्थापित की गई जो फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर जो श्रमिक है उन्होंने कहा कि हम इनकी फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 जो है हड़तालें हुई। देखिए कितनी हड़ताल हुई, 396, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। मतलब 6 लाख लोगों ने उनका जो है समर्थन दिया, अंग्रेज़ों का विरोध किया। और ये कहा जाता है कि लगभग 70,000 कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था अंग्रेज़ों को। मतलब कि भाई वो इतने दिनों तक हड़ताल पर रहे कि अगर काउंट करें तो उनके जो काम करने के दिन थे वो कितने बनते थे, 70,000। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। देहात का मतलब क्या होता है, गांव, कि भाई जो आसपास के गांव के लोग थे वो भी जो है दुखी थे अंग्रेज़ों से। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी थी। देखिए, साउथ में अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में की, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो जंगल थे वहाँ पर जो है कानून लगा दिए थे। तो उन कानूनों में क्या था कि वहीं रहने वाली जो आदिवासी जनजातियाँ थी उनको जो है प्रतिबंधित कर दिया था कि भाई ना तो आप वहाँ अपने मवेशी चरा सकते हो, मतलब अपने जानवर जो हैं, पशु हैं, ना आप इन जंगलों में जो है लकड़ी के काटने के लिए जा सकते हो। तो वो लोग कहते कि भाई हमारा ही तो ये एरिया है, हम ही यहाँ पर जा नहीं सकते। तो वो लोग भी अंग्रेज़ों से काफ़ी परेशान थे। अवध के किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया। अवध जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के जो किसान थे उन्होंने जो है टैक्स देने से मना कर दिया। कुमाऊँ के किसानों ने, कुमाऊँ कहाँ है, कुमाऊँ उत्तराखंड में, तो वहाँ के जो किसान थे उन्होंने जो है अपने अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। भाई उनके किसानों से भी वो काम करवाते थे अंग्रेज, तो उन्होंने भी अपना काम करने से मना कर दिया। इन विरोधी आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। मतलब ये जो विरोधी आंदोलन चल रहे थे, देखिए जिस जिस एरिया में आंदोलन चला वहाँ कुछ ना कुछ तो लोग होंगे ना जो भाई पूरे एरिया पर जो है अपना नियंत्रण रखते हैं। तो वहाँ का जो स्थानीय नियंत्रण था, मतलब वहाँ के जो नेता थे, उनकी बातें भी लोगों ने नहीं मानी और गांधी जी का साथ दिया।
किसानों, श्रमिकों और अन्य ने अपने ढंग से व्याख्या की इसकी। औपनिवेशिक शासन के साथ सहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों के इस्तेमाल की कार्यवाही की। अब उन लोगों ने क्या किया कि बेशक से ऊपर से कोई निर्देश मिल रहे हो, कोई अधिकारी उनको कुछ भी कह रहा हो अपने एरिया में, वो क्या करेंगे, वो करेंगे जो उनको सही लगता है, जिनमें उनका हित है। और वो बातें उनको किसकी सही लग रही थी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक नए युग का नाम हो गया था। देखिए, एक अमेरिकी जो है पत्रकार थे लुई फिशर, उन्होंने जो है गांधी जी की जीवनी लिखी थी, ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसमें जो है उन्होंने लिखा है कि ये जो आंदोलन का ये युग था वो किसका युग हो गया था? गांधी जी का युग हो गया था। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक, प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। शांति की दृष्टि से नकारात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे। वो जब भी कोई आंदोलन चलाते थे वो चाहते थे कि भाई बिना हिंसा किए जो है अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर जो है हम जो है अंग्रेज़ों को मजबूर करेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन फिर भी क्या होता था कि जो कहीं कहीं पर जो लोग हैं उनमें इतना गुस्सा भड़क जाता था कि वो अहिंसा का मार्ग छोड़ के हिंसा के ऊपर उतर आते थे। तो जो असहयोग आंदोलन में भी यही हुआ कि भाई हिंसा तो अहिंसा जो थी वो कायम नहीं रह पाई थी, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव जो था वो बहुत सकारात्मक पड़ा था। मतलब इसका जो है असर जो है बहुत देखने को मिला। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और अनुशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। देखिए, गांधी जी का मतलब मानना क्या था कि वे जब भी कोई भी आंदोलन करे तो वो कहते थे कि हमने जो है उनके जो है किसी भी तरह से इस तरह विरोध नहीं करना कि हिंसा के बल पर हम करें, बल्कि एक अनुशासन में रहकर हमें काम करना है, अपनी बात को मनवाना है। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई थी। देखिए, इससे 11वां चैप्टर हमने जो किया था वो पूरा 1857 की जो क्रांति है उसके ऊपर है कि भाई किस तरह से जो 1857 की क्रांति हुई थी वो जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाया था। उसके बाद अब अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो एक बार तो जो है अंग्रेज़ों की नींव हिली, कब जो है डगमगा गए थे 1857 में अंग्रेज। अब जो है 1920 में फिर से जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो फिर से जो है अंग्रेज़ों की नींव जो है हिलने लगी थी। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस अग्निकांड में जो है कई पुलिस वालों की जान चली गई और हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। देखिए, 2 सालों तक ये आंदोलन चलता रहा। 1920 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1922 में गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। क्यों? संयुक्त प्रांत का मतलब क्या है? आज का हम अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया अगर देखते हैं तो उस समय पर इस क्षेत्र को कहा जाता था, दोनों क्षेत्रों को अगर मिलाएं तो संयुक्त प्रांत। वहाँ पर माना जाता है कि भाई जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया, वहाँ पर चोरा चोरी नाम की एक जगह है, वहाँ जो हिंसक भीड़ थी, जो विद्रोही थे, आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने क्या किया, एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और उस पुलिस चौकी के अंदर बहुत सारे जो है कई जो है अंग्रेज अधिकारी थे, सिपाही थे, और वो उस आग में जलकर वहाँ पर राख हो गए। तो ये कहा जाता है कि जब गांधी जी को लगा कि भाई कार्यवाही जो है ये हिंसा की ज़्यादा हो रही है, लोग जो है भड़क चुके हैं, तो उन्होंने जो है अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उस समय पे उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, गांधी जी शुरू से ही अहिंसावादी रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस तरह से उत्तेजना, मतलब भाई लोगों के अंदर गुस्सा है तो वो किसी भी निहत्थे, चाहे वो अंग्रेज ही बेशक क्यों ना हो, ऐसे लोगों के ऊपर या किसी भी भीड़ जो है, कोई भी भीड़ किसी के ऊपर आक्रमण कर दे, इस तरह की जो कार्यवाही हैं उनको गांधी जी सही नहीं मान रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया। आंदोलन के दौरान हजारों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है हजारों की संख्या में लोगों को जेलों में डाला और गांधी जी को भी मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और इस आंदोलन के चलते राजद्रोह के भाई आपने जो है अपना जो है
अपने ही जो देश के प्रति जो है द्रोह किया है, गलत काम किया है, इस तरह का आंदोलन चलाकर, तो राजद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर डाला और उनको जेल में डाल दिया। जन नेता मतलब आम जो हमारी जनता है उसके जो है नेता बन गए थे गांधी जी उस समय पर। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वायदों को उन्होंने पूरा किया। देखिए गांधी जी जो है 1922 तक गांधी जी ने जो है राष्ट्रवाद जो था उसको परिवर्तित कर दिया, मतलब उन्होंने लोगों के अंदर एकता की इतनी भावना भर दी थी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है किसी भी कार्रवाई को करने के लिए लोग जो है गांधी जी के साथ आ जाते थे। 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब उद्घाटन हुआ था तब जो है गांधी जी ने इस तरह का वादा किया था कि भाई मैं अपने जो है राष्ट्र का जो है निर्माण करूंगा, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जगाऊंगा। अमीरों का उन्होंने जो है वहाँ पर विद्रोह किया था, गरीब किसानों की जो है साथ देने की बात कही थी। तो अब जो है गांधी जी अपना वादा पूरा कर रहे थे इस तरह के आंदोलन चलाकर। अब यह व्यावसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी कि भाई कुछ व्यावसायिक हैं, मतलब उद्योगपति हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, शुरुआत में उन्होंने आंदोलन जो है चलाया, लेकिन धीरे धीरे जो आम जनता है वो गांधी जी के साथ आ गई थी। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे थे। लोग इतने प्रभावित थे गांधी जी से कि भाई उनको अपना महात्मा जो है उनको कहना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी तरह वस्त्र पहनते थे, उनकी तरह रहते थे और उनकी भाषा बोलते थे। देखिए जो आम जनता थी उनसे क्यों प्रभावित थी, क्योंकि गांधी जी का जो रहने की जो जीवन शैली थी वो बहुत ही साधारण थी। वो जो है एक धोती पहनते थे, जो है अपने सिंपल वस्त्र पहन रहे हैं, सिंपल लोगों की तरह वो रह रहे हैं, और वो जो भाषा भी जो है वो आम लोगों की भाषा ही बोल रहे हैं। ये नहीं है कि भाई वो वकील थे और जो है विदेश में रहकर आए हैं तो वो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं, वो अपनी जो है हिंदी भाषा है उसका प्रयोग करते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन से अलग नहीं खड़े होते थे। अब क्या है कि भाई जो ओल्ड नेता थे वो क्या समझते थे अपने आप को, भाई हम तो नेता हैं, वो जो है आम लोगों के साथ ज़्यादा जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। लेकिन गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था, वो आम लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, इसलिए लोग उनको ज़्यादा पसंद करते थे। बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते और घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। अब जो गांधी जी है वो जो है किसान हैं, श्रमिक है, उनके साथ उनकी जो है हमदर्दी थी, सहानुभूति दिखाते थे और उनके साथ जो है वो अपने रिश्ते बना लेते थे। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध करने वाले अध्ययन में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्ट और अखबारों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना की थी उसे ढूंढ निकालने की कोशिश की है। देखिए एक पत्रकार थे शाहिद अमीन, उन्होंने जो है अखबार में एक जो है लेख छापा था। उन्होंने जो है बताया कि गांधी जी से लोग किस तरह से प्रभावित थे। फरवरी 1921 में जब वे उस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर दिन हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। गांधी जी जहाँ भी गए वहाँ उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। देखिए उत्तर प्रदेश जो जगह थी वहाँ पर जो लोग थे, जो किसान थे खासकर, वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, उनसे बहुत प्यार करते थे और वो ये कहते थे कि गांधी जी के पास तो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं हमारी मदद के लिए। कुछ स्थानों पर कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफ़ों में सुधार के लिए भेजा गया। अब लोगों ने जो है अपनी अपनी मान्यताएं बना ली थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो गांधी जी हैं ये हमारी दुख तकलीफ़ों का निवारण करने के लिए यहाँ आए हैं, तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। मतलब गांधी जी के पास ऐसी पावर है कि वो जो है कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो उसकी बात को वो नहीं मानेंगे, वो जो है वो करेंगे जो उनको सही लगता है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है। अब कुछ लोग उनसे इतने प्रभावित थे और इस तरह की बातें कर रहे थे कि वे अंग्रेज जो बादशाह है, जो हमारे ऊपर राजा बनकर बैठे हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं गांधी जी, और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासन जो है जिले से भाग जाएगा।
अब वो क्या मान रहे हैं वो लोग कि भाई अब गांधी जी आ गए हैं, अब जो ये अंग्रेज है अब इनको यहाँ से भागना ही पड़ेगा। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात भी की थी, लेकिन कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि जो गांधी जी का विरोध करेगा ना उसको तो जो है भयंकर परिणाम जो है भोगने पड़ेंगे। इस तरह की अफवाह फैली कि गांधी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्य रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। देखिए, ये संयोग लगा लीजिए या कुछ भी लगाइए कि जिस तरह से कुछ लोग जो गांधी जी के खिलाफ आए, उनकी आलोचना की, तो इस तरह के कुछ काम हुए कि उनके घर गिर गए, उनकी फसलें चौपट हो गई। तो जो लोग थे उनका जो है एक अंधविश्वास आप कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल गांधी जी के प्रति इतना हो गया था कि वो कह रहे हैं कि इनके पास तो चमत्कारी शक्तियाँ हैं, ये हमारे दुखों का निवारण करने के लिए आए हैं, और जो इनके खिलाफ बोलेगा उसका जो है कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। गांधी बाबा, गांधी महाराज और सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी को भारतीय किसान के लिए एक उदाहरण के समान थे। देखिए, जो गांधी जी थे वो किसानों में कोई उनको कहीं किसी जगह पर उनको गांधी बाबा की संज्ञा दी गई, कहीं उनको गांधी महाराज कहा गया, कहीं उन्हें महात्मा कहा गया। तो इस तरह की खूब जो है लोगों ने उनको नाम दिए, जो उनको ऊंची करों अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा मर्यादा और स्वायत्ता वापस लाने वाले थे। अब लोग क्या मान रहे हैं कि गांधी जी हमें जो है हमें जो टैक्स लगान देना पड़ता है, ऊंची कर पे ऊंचे टैक्स देने पड़ते हैं, वो हमें नहीं देने पड़ेंगे। जो अधिकारी जो हमारे ऊपर जो है अत्याचार करते हैं उनसे गांधी जी हमारी रक्षा करेंगे। और जीवन में मान मर्यादा कि भाई हमें जो है अब सम्मान भी मिलेगा, स्वायत्ता मतलब अपना शासन अब जो है या वापस लौट कर आ जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था, और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्व उदाहरण के ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। देखिए, गांधी जी के मन में किसी तरह का कोई कपट नहीं था। उनका आप जो है अपना जो है कोई लालच नहीं था कि भाई मुझे जो है कोई नेता बनना है या फिर प्रधानमंत्री बनना है, इस तरह का। वो राजनीति में सिर्फ आए इसलिए थे कि भाई वो अंग्रेज़ों के जो अत्याचार ये लोग कर रहे हैं हमारे, इनके खिलाफ हम जो है लड़ सकें, राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों में भर सकें। लेकिन इसके लिए गांधी जी ने जो भी किया वो क्या था कि उनका संगठन था कि भाई किस तरह से उन्होंने संगठन बनाकर जो अपने कार्य किए। भारत में विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। गांधी जी ने क्या किया कि कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस की शाखाएं खोली। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। अब गांधी जी ने क्या किया कि भाई जो लोगों में मैं एकता की भावना लाना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों में जगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ना करके बल्कि अपनी जो मातृभाषा है हिंदी भाषा उसका उन्होंने प्रयोग किया, लोगों को जो है प्रेरित किया आंदोलनों के लिए। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत के कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। अलग अलग तरीके से राष्ट्रवाद सुधर गया और इसमें वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो इससे अभी तक अछूते थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मातृभाषा का प्रयोग किया, जिस भी एरिया में वे जाते थे वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उनका प्रयोग करते थे, लोगों को प्रेरित करते थे। तो जो लोग हैं उन्होंने भी जो है गांधी जी का खूब साथ दिया। अब वे लोग भी इनके साथ आ गए जो अभी तक अछूते, मतलब अभी तक जिन्होंने इन आंदोलनों में भाग नहीं लिया था, चाहे वो उद्योगपति हों, जैसे जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का जो है खुलकर समर्थन किया। हालांकि महात्मा गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी जी ने जो भी कार्य किए वो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब जो गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, लोगों में जो इस तरह की राष्ट्रवाद की भावनाएं आ रही थी, उनमें उनके अनुयायी मतलब गांधी जी के नियमों का पालन करने वाले, उनकी बातों को मानने वाले, उन लोगों के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता था। क्योंकि अकेले गांधी जी देखे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको जन समर्थन, बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला, तभी वो जो है सक्सेस उनको मिली थी अपने काम में।
1917 और 1922 के बीच भारतीयों को एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया था। इसमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और श्री राजगोपालाचारी शामिल थे। देखिए अब जो क्या हुआ था 1917 से 1922 के बीच में बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, जाने माने जो लोग हैं, वो गांधी जी के साथ आ गए थे। वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने जो है सारी रियासतों को एक करने का काम किया। जे.बी. कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने जो है अपनी जो है अलग से सेना बनाई थी इनसे लड़ने के लिए। अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, श्री राजगोपालाचारी जो भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल बने थे। तो इस तरह जो महान शख्सियत थी जो वे भी गांधी जी के साथ आ गई थी। गांधी जी के यह घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही विभिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। अब ये जो भी लोग थे देखिए सभी जो है अलग अलग जगहों से थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग इनके धर्म थे, फिर भी ये जो सभी जो है कांग्रेस में आए और इन लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए। अब उन्होंने अपना ध्यान घर पर बने कपड़े आदि को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। असहयोग आंदोलन के बाद जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो फरवरी 1924 में जो है उनको रिहा किया गया। तो गांधी जी ने अब जो है क्या काम किए जेल से बाहर निकाल के कि भाई उन्होंने कहा कि घर पर बने कपड़े मतलब खादी का उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया। जो ब्रिटेन से जो विदेशी कपड़े यहाँ पर आते थे उनका विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि अपने यहाँ पर बने कपड़ों को ही हम भारतीयों को पहनना है। छुआछूत को समाप्त किया। देखिए छुआछूत अस्पृश्यता, इसमें क्या था कि कुछ नीची जातियाँ थी, दलित जिन्हें कहा जाता था, उनको बहुत कम अधिकार दिए गए थे। मंदिरों में उनको प्रवेश करने का अधिकार नहीं था और भी बहुत सारे तरह से जो है उनका जो है शोषण किया जाता था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई इस तरह से जो है जाति पाति कुछ नहीं होता, सब लोग समान होते हैं। तो इस तरह छुआछूत को समाप्त करने में जो है गांधी जी ने बहुत जो है समय लगाया। एक मत के अनुसार भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा। इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच सौहार्द का बल दिया। एक मत और दूसरे मत का मतलब क्या है कि भाई एक धर्म और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको आपस में मिलकर जो है सामने आना है। हिंदू मुस्लिम जो है उनको जो है प्रेम से एक साथ जो है इन अंग्रेज़ों के खिलाफ आकर लड़ाई लड़नी है। इसी तरह अधिकतर भारतीयों को स्वावलंबी बनाना सीखना होगा। स्वावलंबी बनना मतलब कि हमें जो है अपने उद्योग स्थापित करने हैं, चाहे वो चरखा काटना है, सूत काटना है, कपड़े का जो है निर्माण करना है, मतलब अपने घरेलू कुटीर उद्योगों को जो है बढ़ावा देना है। इन अंग्रेज़ों के द्वारा जो है लगाई गई फैक्ट्रियों में हमें काम नहीं करना। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातित वस्तुओं के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर दिया। भाई समुद्र पार मतलब ब्रिटेन से जो कपड़े आते थे, गांधी जी ने कहा कि अब हमें उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना, स्वयं जो है खादी जो है सूत काटना है, कपड़ा बनाना है और उन्हीं का इस्तेमाल करना है। अब एक गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाया जिसको कहा जाता है नमक सत्याग्रह। उसके बारे में हम देखते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद गांधी जी अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा और 1928 में पुनः राजनीति में प्रवेश करने की उन्होंने सोची। देखिए 1924 में जब उन्हें जेल से रिहा किया गया तो उन्होंने जो है सामाजिक जो है भलाई के काम किए, जो है लोगों को प्रेरित किया कि भाई अपने उद्योग लगाएं, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग ना करें, छुआछूत जैसी जो भावना है उसको समाप्त करें। लेकिन 1928 में उन्होंने फिर से दोबारा से ये सोचा कि वो राजनीति में उन्हें सक्रिय होना चाहिए। उस वर्ष सभी श्रेष्ठ सदस्यों वाले साइमन कमीशन, देखिए गांधी जी क्यों प्रेरित हुए दोबारा राजनीति में आने के लिए, क्योंकि साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। उस साइमन कमीशन का भारत आने का मकसद क्या था
कि ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उनके अंदर जो देसी रियासतें थी, देखिए कुछ क्षेत्र ऐसा था भारत का जो ब्रिटिशर्स के अधीन था, कुछ ऐसा था जो देसी राजा थे उनके अधीन, जो हमारे जो रियासतें थी जिनको हम बोलते थे राज्य रजवाड़े, वो जो है राजाओं के अधीन थे। तो ये कमीशन जो साइमन कमीशन था भारत आया, उसका मकसद क्या था कि भाई ब्रिटिश प्रांत में इन रियासतों को मिला लिया जाए। लेकिन जो लोग थे उन्होंने इसका विद्रोह किया, और इस साइमन कमीशन के विद्रोह में ही जो है लाठीचार्ज भी हुआ। जब लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने जो है लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय जो है उन विद्रोहियों में शामिल थे, और इस साइमन कमीशन जब आया तब जो है लाठियों से मार मार के जो है लाला लाजपत राय की हत्या भी कर दी गई थी। तो साइमन कमीशन जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। देखिए वो यहाँ आया था कि भाई इनको जो है रियासतों को यहाँ मिला ले, वो जांच पड़ताल करना चाह रहा था कि भाई यहाँ का माहौल कैसा है। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। गांधी जी खुलकर जो है सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी वो चाह रहे थे कि भाई हाँ इस तरह का आंदोलन होना चाहिए इनके खिलाफ। इसी वर्ष बारदोली में होने वाले बारदोली में जो किसान सत्याग्रह हुआ था, उसमें भी गांधी जी ने ऐसे ही किया था कि भाई अपना आशीर्वाद दे दिया था कि हाँ इस तरह के आंदोलन जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें करने चाहिए। 1929 में के दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। देखिए 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, तो वहाँ पर क्या डिसाइड किया कि भाई जो गांधी जी है वो अब जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो अब जो है अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, वो अब कमान संभालेंगे। और वो क्या चाहते थे कि स्वतंत्रता की उद्घोषणा, कि भाई अब हमें जो है ये घोषणा कर देनी है कि भाई अंग्रेज जो है आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो इन सब बातों को लेकर भी जो है राजनीतिक गतिविधियाँ थी वो जो है काफ़ी बढ़ गई थी इस समय में। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए गांधी जी जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या घोषणा कर दी कि भाई हम जो है 26 जनवरी 1930 का दिन जो है अपनी स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाएंगे। गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाना है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की घोषणा यहाँ तक कि अच्छा होगा कि अगर सभी जगह पर एक ही समय पर हो। अब गांधी जी भी जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है सभी क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में एक ही जगह एक ही समय पर जो है ये घोषणा करेंगे भारत की स्वतंत्रता की। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीट कर पारंपरिक तरीकों से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए, और जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की ये समारोह की शुरुआत होगी कि भाई जो समारोह करना है उसमें हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। वो सारी चीज़ें हमें जो है गांधी जी ने उनके बारे में बताया। बाकी दिन का जो है बाकी हिस्सा वो वो कह रहे थे गांधी जी कि भाई सुबह सुबह हम क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे, उसके बाद कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे, चाहे वो सूत कताई हो या फिर अछूतों की सेवा हो, हिंदू मुसलमानों का पुनर्मिलन, ये सारे जो है काम हम करना चाहते हैं अपनी स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में, और ये काम असंभव भी नहीं है। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अधिकार है, और कोई भी सरकार इन लोगों को जो इन अधिकारों से वंचित रखती है, उनका दमन करती है, तो उन्हें बदलने और समाप्त करने का उन लोगों के पास अधिकार है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं नेता कि भाई हम लोगों को पूरा अधिकार है कि भाई हम स्वतंत्र हों। हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई सरकार इस तरह से हमें वंचित करती है हमें अधिकारों से, तो हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम उस सरकार को जो है बदल सकें। अब हम बात करेंगे दांडी के बारे में। देखिए दांडी यात्रा जो नमक कानून से संबंधित थी वो क्या थी। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत में
सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दिया गया है, को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व करेंगे। देखिए उस समय पर क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, एक कानून बना दिया था नमक कर कि कोई भी जो है अपने आप जो है नमक नहीं बना सकता। राज्य को जो है अधिकार, राज्य का एकाधिकार जो है वो बना दिया गया था कि जो ब्रिटिशर्स कंपनी है वही नमक बनाएंगी। अब क्या हुआ, नमक एक ऐसी चीज़ है जो वही आम लोगों के जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे वो कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो इसको लेकर जो है बहुत लोगों में गुस्सा आ गया था। गांधी जी भी इससे बहुत जो है गुस्सा कर रहे थे, वो बहुत घृणा की दृष्टि से देख रहे थे इस कानून को। तो उन्होंने एक यात्रा करने की सोची थी कि भाई मैं एक यात्रा करूँगा और जो है इस कानून का विरोध करूँगा और नमक बनाऊँगा। नमक एक अधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का उदाहरण था। प्रत्येक बारे में नमक का प्रयोग अपरिहार्य, मतलब भाई सब लोग जरूरी करते थे। नमक ऐसी चीज़ है कि जिसको छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और दुकानों में ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। इस कानून के जरिए क्या हो गया कि भाई अब वो लोग नमक तो बना नहीं सकते, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे। अब जो है दुकानों से नमक खरीदना था उनको और वो ऊंचे ऊंचे दाम उनसे वसूल रहे थे दुकानदार। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। अलोकप्रिय मतलब भाई किसी ने भी इस बात को पसंद नहीं किया। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की जो सोच रहे थे, अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। अब क्या कह रहे हैं कि भाई गांधी जी ने ये जो है ऐलान कर दिया था कि भाई अगर आप इस तरह का जो है कानून लगाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे, यात्राएं निकालेंगे। तो ये बात जो है लोगों की समझ में आ गई थी, लेकिन जो अंग्रेजी राज था, अंग्रेजी शासक था, उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो इसको बहुत हल्के में ले रहे थे। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु वे इसके महत्व को नहीं समझ सके। गांधी जी ने जो है जो लॉर्ड वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन उस समय भारत में, उनको चेतावनी जो है दे दी थी कि भाई अब जो है हम इस तरह की यात्राएं करेंगे, इस तरह का जो है आपका नामक कानून का जो है उल्लंघन करेंगे। लेकिन वो जो है इस बात को समझ नहीं पाए। उनको नहीं लगता था कि भाई ऐसा कुछ ये जो है कर पाएंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून की निगाह में स्वयं को अपराधी बना दिया। देखिए गांधी जी ने पैदल यात्रा जो है अपने ये शायद 78 अनुयायी उनके जो है साथ थे, उनके साथ उन्होंने जो है यात्रा आरंभ की। फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ आ गए थे। 3 हफ्ते में वो जो है समुद्र के किनारे पहुँचे और उन्होंने वहाँ थोड़ा सा नमक बनाया। नमक बनाने का उनका मकसद ये था, उनके जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून था उसका उल्लंघन करना। इसी बीच देश के अन्य भागों में भी समानांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। मतलब अलग अलग जगह पर लोग जो है अब इस तरह से उनके कानून का जो है वो उल्लंघन करने लग गए थे। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप में स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानून का उल्लंघन किया। देखिए न सिर्फ नमक कानून बल्कि बहुत सारी बातें जो थी उनसे जो है लोग परेशान थे। कहीं पर जो है वन कानून लगा दिया गया था, तो उसका मतलब क्या था कि अब वो अपने ना तो मवेशियों को जंगलों में ले जा सकते थे लोग, और जहाँ पर एक ज़माने से वो बेरोक घूमते थे। मतलब भाई वो जो वनों का आदिवासियों का जो एरिया था जहाँ वो रहते थे, उस अपने एरिया में वो घूमने के लिए अब जो है प्रतिबंधित थे। कुछ कस्बों में जो है फैक्ट्री कर्मी थे वो हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। विद्यार्थियों ने जो शिक्षण संस्थान थे उनमें पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920 से 22 की तरह इस बार भी गांधी जी का आह्वान तमाम भारतीय वर्गों को अपनी वैश्विक शासन के विरुद्ध, अपनी वैश्विक नहीं है ये औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। अब फिर से गांधी जी ने क्या किया कि लोगों को आह्वान किया, लोगों को पुकारा कि भाई हमें जो है इन ब्रिटिशर्स जो हैं इनके जो कानून है
इनका जो है इनके खिलाफ आंदोलन करना है, इनका विरोध करना है। और इस तरह से जो है अलग अलग तबके के लोग उनके साथ आए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जंगलों में रहने वाले लोग हों। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। अब जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि लोगों को जो है कैद करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर मुकदमे चलाने शुरू कर दिए। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। नमक आंदोलन में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक या अन्य कर के समाप्त हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिलेगा। अब जो अमीर लोग थे, जो टाइम टू टाइम क्या थे, जो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते थे, गांधी जी उनको कहते हैं कि भी कभी कभी आप जो है हमदर्दी दिखाते हो, हमारे साथ जो है नमक कर में जो है हमारा साथ देते हो, फिर जो है अंग्रेज़ों का साथ देने लग जाते हो, तो आपको सिर्फ ये इस तरह के आंदोलनों में शामिल होने से स्वराज यानी अपनी सत्ता अपना राज नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जो है ये अमीर गरीब के बीच का जो भेद है उसको जो है मिटाना पड़ेगा। जो अछूत जिनको आप कहते हो, जिनसे आप मिलते नहीं हो, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। मतलब कि भाई भेदभाव को आपको भूलना होगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों को प्रस्तुत करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की है। स्वराज के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा और ये स्वराज की सीढ़ियाँ हैं। मतलब भाई आपसी भेदभाव को जब हम छोड़ देंगे तभी हम जो है अपने स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़कर हम अब स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस ने जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा कि गांधी जी की सभा में तमाम जातियों की औरत और मर्द शामिल हो रहे थे। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे। देखिए, जो पुलिस के जासूस थे उन्होंने कुछ रिपोर्टें लिखी कि भाई ना सिर्फ जो है मर्द पुरुष बल्कि औरतें भी गांधी जी का साथ देने के लिए तैयार थी। हजारों वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, जो अपनी इच्छा से बिना किसी जो है लालच के जो सेवा करने के लिए आगे आते हैं। तो इस तरह के जो राष्ट्रवादी लोग थे वो सामने आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लिखा था, गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से समझा जा सकता है। देखिए अब जो कितनी बेचैनी है उनके अंदर, उन अफसरों के अंदर, पुलिस वालों के अंदर, कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, बार बार उनको जेल में डाल दिया जाता है पकड़ के, इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर भी गांधी जी जो है बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। उनके अंदर किसी तरह की बेचैनी नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है, बल्कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लोग उनका और ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं और गांधी जी की जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। इसके बारे में जो अमेरिकी पत्रिका है ना, उसमें जो है नमक यात्रा को लेकर जो है एक लेख आया था जिसमें गांधी जी का, टाइम पत्रिका जो है उसमें गांधी जी का खूब मजाक उड़ाया गया था कि भाई ये छोटे से कद काठी का जो व्यक्ति है गांधी जी, ये क्या आंदोलन करेगा। तो उस पत्रिका में क्या लिखा कि गांधी जी के कद काठी पर हंसी आती थी उन्हें, और पत्रिका में उनके जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया गया। देखिए उनका जो है छोटा पतला सा शरीर था, कमज़ोर से वो थे, मकड़ी जैसा पेड़ू, मतलब मकड़ी हमने देखी है ना, उनका उसका जो पेट का हिस्सा होता है वो निकला होता है, पेड़ू का मतलब होता है पेट का निचला हिस्सा। तो इस तरह से उनकी गांधी जी की जो शारीरिक बनावट थी कि भाई उसके ऊपर टाइम पत्रिका में अमेरिका की जो है खूब मजाक उड़ाया कि भाई ये व्यक्ति क्या आंदोलन करेगा। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में टाइम ने लिखा कि मंजिल तक पहुंचने पर उनकी जो है गहरी शंका व्यक्त की थी कि भाई ये जो है व्यक्ति जो है किसी भी तरह से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, इनकी जो नमक यात्रा है वो सफल नहीं हो सकती। उसने दावा किया था कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पहले तो टाइम पत्रिका ने क्या लिखा कि भाई एक दिन तो गांधी जी चले अपनी नमक यात्रा के लिए, लेकिन अगले दिन वो थक हार कर जो है बैठ गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि मरियल साधु के शरीर में
आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। मरियल साधु किसको बोल रही है? वो पत्रिका जो मैगजीन्स का जो लेख है कि भाई गांधी जी को, कि भाई ये मरियल सा साधु है, ये क्या यात्रा करेगा। लेकिन एक ही हफ्ते में उस पत्रिका में जो लिखा गया था वो सारा जो है उसकी सोच जो है बदल गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। देखिए, बहुत ज़्यादा जन समर्थन गांधी जी को नमक यात्रा के दौरान मिला, तो क्या हुआ कि गांधी जी को एक शक्ति मिल गई, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, और जो अंग्रेज शासक थे वो जो है घबरा गए थे इस चीज़ से। अब वे गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब टाइम पत्रिका ने जो है एक हफ्ते बाद क्या लिखा, पहले वो उसका मजाक बनाया गया, उसमें जो लेख लिखा उसके बारे में। अब वो कह रहे हैं कि ये गांधी जी है एक ऐसे साधु, एक ऐसे राजनेता जो है बन गए हैं जो ईसाई धर्मावलंबी, ईसाई मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनका धर्म क्या था? ईसाई। कि भाई उनके जो है उनके ही तरीकों को अब जो है उन्हीं के खिलाफ गांधी जी जो है प्रयोग कर रहे हैं। भारी मात्रा में उनको जन समर्थन मिल गया है और वो जो है सफल होते अब अपने कार्य में नज़र आ रहे हैं। बस अभी आगे का चैप्टर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।